हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि मानव जीनोम परियोजना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि मानव जीनोम परियोजना एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो यूएस में स्टार्ट हुआ था। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी में 6 कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, चाइना के वैज्ञानिकों ने योगदान दिया और इसमें जो 20 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन में 2800 साइंटिस्ट ने काम किया और ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट रहा, इसलिए इसको महापरियोजना यानी कि मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी स्टार्ट 1980s के मिड्स में हुई थी। इसकी डिस्कशन हुआ था, लेकिन जो ये स्टार्ट हुआ था वो अक्टूबर 1990 में हुआ था और खत्म जो हुआ था वो अप्रैल 2003 में हुआ था। यानी कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो काफी लंबे समय तक चला और इसमें 6 देशों के 20 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस में 2800 से ज्यादा साइंटिस्ट ने काम किया और फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, यूके और यूएस के वैज्ञानिक इसमें मुख्यतः इन्वॉल्व रहे और भी कई इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व रहे। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है कि ह्यूमन जीनोम के जितने भी बेसिस पाए जाते हैं, जितने भी जीन्स पाई जाती हैं, उनके बारे में अध्ययन करना, उनका डाटा इकट्ठा करना और उनको संग्रहित करना। मेन काम ये था या मेन एम ये था। लेकिन हमें इससे पहले जीनोम बताना चाहिए। जीनोम की डेफिनेशन क्या है? ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव के हैप्लॉइड सेट में यानी कि अगुणित सेट में कुल उपस्थित जीन्स की संख्या को हम जीनोम कहते हैं। जैसे हमारे में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य में, ह्यूमंस में, तो 23 जो हाफ सेट है, हैप्लॉइड सेट है, 23 जो होता है क्योंकि 23 पेयर्स होते हैं, तो 23 जो क्रोमोसोम होते हैं वो उसका हैप्लॉइड सेट हो गया। तो एक हैप्लॉइड सेट में टोटल जितनी जीन्स उपस्थित होती है हम उसे जीनोम कहते हैं। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि गोल क्या रहा मेन। तो ये तो हमारी इंट्रोडक्शन रही कि वो कब स्टार्ट हुआ और कितने देशों में साइंटिस्टों ने काम किया, कितने इंस्टीट्यूशन रहे, सब इसका इंट्रोडक्शन रहा। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गोल था, सबसे पहले क्या कि जो मनुष्य है उसके अंदर उपस्थित जितने भी क्षार हैं, नाइट्रोजनस बेस हैं, जितनी भी जीन्स हैं, उनको पहचानना, उनके फिजिकल मैप्स तैयार करना, जेनेटिक लिंकेज मैप्स को तैयार करना जिससे जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। दूसरा, जो सारा ह्यूमन जीनोम है उसको सारी जो सीक्वेंसेस है, क्षार जितने भी हैं उसमें नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड पेयर्स है, उनको पहचानना, सेपरेट करना, सीक्वेंस करना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसके अलावा ऐसे टूल्स की व्यवस्था करना, ऐसे मैनेजमेंट की व्यवस्था करना जो ह्यूमन जीनोम इंफॉर्मेशन के लिए यूजर फ्रेंडली हो, उसके बारे में इसको जानकारी प्रदान कराए। इसके अलावा जो अन्य ऑर्गेनिज्म है, मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे इकोलाई है, ड्रोसोफिला है और मस्कुलिस जैसे अन्य ऑर्गेनिज्म्स हैं, उनके जीनोम के बारे में अध्ययन करना जिससे ह्यूमंस की बेटरमेंट में वो यूज हो सके। ऐसी टेक्निक्स डेवलप करना जो जेनेटिक मेथोडोलॉजीज पर निर्भर हो और डीएनए सीक्वेंसेस पर आधारित हो, जो डीएनए की सीक्वेंसेस को पहचानने में सहायता कर सके। और इसके अलावा योजना के फलस्वरूप जो उठने वाले जो सामाजिक, सोशल और इथिकल इश्यूज है उसको देखना, उस पर विचार करना और उस सब की बातों को सुनना, ये इसके प्रमुख गोल रहे। इसके बाद अब साइलेंट फीचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइलेंट फीचर क्या है ह्यूमन जीनोम के। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसमें टोटल मिलाकर 3164.7 मिलियन यानी कि 3164.7 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स थे, यानी कि 3164 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स बेस्ड सीक्वेंसेस होते हैं
जो दूसरा पॉइंट है, एवरेज जीन जो होता है उसका साइज 3000 बेस पेयर्स होता है। जो एवरेज साइज है एक जीन का वो कितना होता है, 3000 बेस पेयर्स होता है। लेकिन कुछ जीन्स बड़ी हो सकती हैं इससे, कुछ जीन्स छोटी होती है। जो लार्जेस्ट जीन है वो डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जीन होती है, जो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, जो 2.4 मिलियन जीन्स पेयर से, बेस पेयर से बनी होती है। बेस पेयर से बनी होती है। और इंसुलिन जीन जो होती है वो 10 किलो बेस से भी छोटी होती है। इंसुलिन जीन जो है वो 10 किलो बेस पेयर से भी छोटी होती है। तो सबसे बड़ी जो है डेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर है, जो 2.4 मिलियन यानी कि 2400 किलो बेस पेयर से बड़ी होती है। और जो सबसे छोटी जीन है वो इंसुलिन जीन होती है। तीसरा, ह्यूमन जीनोम में 30,000 जीन्स होती हैं। जो पहले के मुकाबले जो साइंटिस्ट सोचते थे कि बहुत ज्यादा जीन्स है, 80,000 1,00,000 जीन्स होती हैं, उनसे कंपैरिजन में बहुत कम होती है। जितनी जीन्स ह्यूमंस की है उसमें 50% से ज्यादा जीनों के फंक्शंस ज्ञात हो चुके हैं। यानी कि लगभग 15,000 से ज्यादा जीन्स के फंक्शन अब साइंटिस्ट को पता है कि कौन सी जीन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। जो साइज होता है जीनोम का और नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो साइज पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिली में ह्यूमन से 18 टाइम ज्यादा डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके द्वारा कोड होने वाली प्रोटीन्स की संख्या ह्यूमंस द्वारा कोड होने वाली प्रोटीन्स की संख्या से बहुत कम होती है। इसका मतलब उसमें हमारे से ज्यादा 18 गुना ज्यादा डीएनए है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए उसमें हमसे बहुत कम जीन्स होती हैं, यानी कि बहुत कम प्रोटीन को वो कोड करता है। तो इसका मतलब साइज पर डिपेंड नहीं करता कि किस ऑर्गेनिज्म में कितना डीएनए है। लिली हमसे बहुत छोटा है और उसमें हमारे से 18 गुना ज्यादा डीएनए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम 1 में 2968 जीन होती है। 2968 जीन्स। क्रोमोसोम 1 में 2968 जीन्स उपस्थित होती हैं। और जो वाई क्रोमोसोम होते हैं उसमें 231 जीन्स होती हैं। 231 वाई क्रोमोसोम में ये लार्जेस्ट जीन्स है जो हमारे अंदर, यानी कि सबसे ज्यादा जीन्स पाई जाती है, और ये मिनिमम जीन्स है। ये सबसे ज्यादा और ये सबसे कम। सबसे ज्यादा जीन्स क्रोमोसोम 1 पर 2968, सबसे कम वाई क्रोमोसोम पर 231 जीन्स पाई जाती है। इसके बाद 2% से भी जो कम डीएनए है वो हमारा स्ट्रक्चरल जीन को प्रदर्शित करता है। यानी कि बहुत कम पार्ट ऐसा होता है हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल जीन की तरह काम करता है, अर्थात एमआरएनए बनाने में यूज होता है, अर्थात प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में यूज होता है। हमारे साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी प्राप्त करी हैं डीएनए में हमारे, जहां पर सिंगल जो बेस डीएनए डिफरेंस पाए जाते हैं, यानी कि इन्हें हम SNPS बोलते हैं। SNPS, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस, यानी कि यहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज पाई जाती है, बहुत कम अंतर पाया जाता है। और जो ह्यूमंस होते हैं उन सभी ह्यूमंस में 99.9% डीएनए सेम होता है और 0.1% डीएनए ही डिफरेंट होता है। और यही डीएनए डिफरेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मली सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। और इस डीएनए के अंदर बहुत सारी रिपीटेड सीक्वेंस पाई जाती हैं जो 11 से 60 बेस पेयर्स बड़ी होती हैं। और ये सीक्वेंसेस ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होती हैं।
हर मनुष्य को उसकी आइडेंटिटी देने के लिए यूज होती हैं, और डीएनए बाकी सभी जगह पर एक ऑर्गेनिज्म का या एक मनुष्य का डीएनए दूसरे डीएनए से बिल्कुल सेम होता है, सारी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस सेम होती हैं, बस 0.1% डीएनए ही डिफरेंट होता है। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि डीएनए अंगुली छापी के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, डीएनए टेस्ट भी कहते हैं, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं और डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वास्तव में है क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह टेक्निक है जिसमें हम मनुष्य के उन अनुक्रमों को पहचानते हैं, उन रिपीटेड अनुक्रमों को पहचानते हैं जो स्पेसिफिक विशिष्ट बैंड्स बनाते हैं, और ये विशिष्ट बैंड हर मनुष्य में विशिष्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। दो मनुष्य के विशिष्ट बैंड समान नहीं होते। तो डीएनए टेक्निक वह टेक्निक है जिसमें हम मनुष्य में उपस्थित उन विशिष्ट अनुक्रमों को, रिपीटेड अनुक्रमों को पहचानते हैं जो विशिष्ट बैंड बनाते हैं, और विशिष्ट बैंड जो होते हैं वो हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में विशिष्ट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और वो एक मनुष्य के विशिष्ट बैंड दूसरे से मैच नहीं करते हैं। दूसरा, इसकी दूसरी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक है जिसमें हम किसी मनुष्य को उसकी डीएनए स्पेसिफिसिटी के आधार पर पहचानते हैं, उसकी विशिष्ट डीएनए के आधार पर उसको पहचाना जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो खोज थी वो एलेक जेफरी ने की थी, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए अंगुली छापी के जनक कहते हैं। इंडिया में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो वीके कश्यप एंड लालजी सिंह ने की थी। यानी कि इन्होंने, लालजी सिंह ने और वीके कश्यप ने इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट की। मनुष्य में, प्रत्येक मनुष्य में जो 99.9% डीएनए होता है वो विशिष्ट होता है और वो सभी मनुष्य में समान होता है, लेकिन केवल 0.1% डीएनए ही ऐसा होता है जो दो मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसी 0.1% डीएनए का अध्ययन करते हैं, उसको, अनुक्रमों को पहचानते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, फॉरेंसिक साइंस में उसका यूज किया जाता है। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके अंदर हम 0.1% जो डीएनए होता है, जो असमान होता है, उसके अंदर जो डीएनए की सीक्वेंसेस होती है उनको पहचान कर हम यूज करते हैं, और उसके अंदर जो डिफरेंस पाए जाते हैं मनुष्य में, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य जो डिफरेंट होता है वो 0.1% डीएनए के कारण होता है, उसमें ये डिफरेंस पाए जाते हैं, अंतर पाए जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की होती है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है कि हम उस पर कैसे उसको करते हैं। सभी मनुष्य में 99.1% डीएनए सेम होता है और 0.1% डीएनए अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। दो मनुष्यों का 0.1% डीएनए समान नहीं होता। ये किसी भी एमआरएनए और प्रोटीन को कोड नहीं करता है, और ये विशिष्ट होता है डीएनए, और इसके अंदर 11 से 60 बेस पेयर्स वाले, कितने, 11 से 60 बेस पेयर्स वाली विशिष्ट सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। और ये जो विशिष्ट सीक्वेंसेस होती हैं ये रेस्ट्रिक्शन साइट के दोनों ओर प्रेजेंट होती हैं। जैसा ये डीएनए है, यहां पर ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। रेस्ट्रिक्शन साइट के दोनों तरफ डीएनए होगा, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट के इधर भी ये डीएनए होगा और इसके इधर भी, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है तो इसके इधर भी है, इसके इधर भी। तो रेस्ट्रिक्शन साइट के दोनों तरफ होता है, जो 4 से 6 बेस पेयर्स वाली होती है। रेस्ट्रिक्शन साइट वे साइट होती हैं जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है, यानी कि जिस पॉइंट से डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है उसे रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन साइट की दोनों तरफ 11 से 60 बेस पेयर्स वाली विशिष्ट सीक्वेंस होती हैं,
और ये विशिष्ट सीक्वेंस जो होती है 0.1% डीएनए प्रेजेंट होती है और ये टेंडमली रिपीट होती है, यानी कि लगातार रिपीट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं VNTRS, यानी कि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स या मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं, या मिनी सैटेलाइट। और ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जो होते हैं ये मनुष्य में माता पिता से ट्रांसफर होते हैं और दो मनुष्य में कभी भी समान नहीं होते, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर किसी भी दो मनुष्य में समान नहीं होते और माता पिता से ट्रांसफर होते हैं। और यही VNTRS को पहचान कर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। अब जो डीएनए के जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट के दोनों तरफ वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स पाई जाती हैं जिनका साइज 11 से 60 बेस पे होता है, हर मनुष्य में अलग अलग होता है। और इसीलिए कि जब भी किसी दो मनुष्य के डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है तो उसके जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं डीएनए के वो अलग अलग बनते हैं और उनमें जो साइज होता है फ्रेगमेंट्स का वो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जो होते हैं उन रिपीट्स की संख्या के और नंबर के बाद पर निर्भर करता है। जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा उतने उसमें संख्या कम हो जाएगी, संख्या ज्यादा होने पर फ्रेगमेंट छोटे हो जाते हैं। तो यानी कि फ्रेगमेंट्स अलग अलग बनेंगे, उनमें टेंडम रिपीट्स अलग अलग होंगी, इसलिए साइज भी अलग होगा और उसका सीक्वेंस भी अलग होती है। यही सीक्वेंसेस को बैंड्स के रूप में पहचाना जाता है और बैंड्स के रूप में पहचान कर अब हर मनुष्य के डीएनए के सिग्नेचर्स प्राप्त किए थे, डीएनए के बैंड्स प्राप्त किया था। वो बैंड्स हर स्पेसिफिक होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में और वही उसके डीएनए सिग्नेचर होते हैं जो हर व्यक्ति में अलग होते हैं, माता पिता से इनहेरिटेड होते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो मैकेनिज्म है उसके लिए हम 8 स्टेप्स में पढ़ते हैं। पहला है डीएनए को पृथक करना, यानी कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग किया जाता है और डीएनए को बाल, हेयर से, सीमन, वीर्य से, ब्लड और अन्य टिश्यूज से प्राप्त किया जाता है और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको सेपरेट किया जाता है सेल से। नंबर 2 है डीएनए का विस्तारण, यानी कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। यदि डीएनए का अमाउंट कम है, फॉर एग्जांपल किसी क्राइम साइट से बहुत कम सैंपल मिल पाया डीएनए ब्लड का या कोई बहुत कम हेयर का, तो उस सैंपल में डीएनए अगर कम होता है तो उस डीएनए को हम एम्प्लीफाइड करते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, डीएनए का विस्तारण बोलते हैं इसमें, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो वो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई थी जिससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी आसान हो जाती है। तीसरा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए को खंडों में तोड़ना, यानी कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाना, एक बड़े डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब हमने बताया रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है उस रेस्ट्रिक्शन साइट पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं जिससे एक बड़ा डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूटता है। जहां पर भी रेस्ट्रिक्शन साइट होगी वहां से वो डीएनए कट कर देगा। रेस्ट्रिक्शन साइट है तो यहां से ये कट कर देगा, यहां से ये कट कर देगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। अब इन फ्रेगमेंट्स को जेल वैद्युतकरण संचरण या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से गुजारते हैं। इसे डीएनए का पृथक्करण यानी कि डीएनए सेपरेशन भी कहते हैं। अब इसमें एगरोस जेल का यूज करते हुए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वह टेक्निक होती है जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड और डीएनए को सेपरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज करते हुए। पॉजिटिव पोल पर और नेगेटिव पोल पर हम इलेक्ट्रिसिटी जब यूज करते हैं जेल के साथ तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव पोल के हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पोल के हो जाते हैं। और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना वो धीमा मूव करता है, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना वो ज्यादा, जो छोटा मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ज्यादा आगे तक आते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम आगे तक जाते हैं, जिससे वो फ्रेगमेंट जो होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब
इसके बाद द्विकुंडलित डीएनए को एक कुंडलित डीएनए में तोड़ना, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में तोड़ते हैं। अब इसके लिए कोई एल्केलाइन सॉल्यूशन जैसे NaOH एक्सेट्रा का यूज करते हैं और इससे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स थे, खंड थे, अब वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब इसके बाद जो पृथक हुए डीएनए खंड है, अब उनको नायलॉन शीट पर या नाइट्रोसेलुलोज शीट पर स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसे हम सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब क्या है कि बड़े मॉलिक्यूल जैसे डीएनए या आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा को सेपरेट करना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग में जब डीएनए सेपरेट किया था तब उसे हम सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, जो सदर्न ने डिस्कवर की थी। जब आरएनए सेपरेट करते तब उसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, और जब प्रोटीन को सेपरेट करते तब हम उसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। इसके बाद अब चिह्नित VNTR खोजी यानी कि VNTR प्रोब से संक्रमण कराया जाता है, यानी कि जो अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके साथ अब डीएनए प्रोब्स छोड़ दिए थे। डीएनए प्रोब्स क्या होते हैं? डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स होते हैं जो रेडियोएक्टिव P32 से लेबल्ड होते हैं, जिनकी सीक्वेंस हमें पहले से पता होती है, वो डीएनए प्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए फ्रैगमेंट है, इसकी सीक्वेंस ATCCG है फॉर एग्जांपल, तो ये रेडियोएक्टिव P32 से लेबल्ड है। तो अब जब ये फ्रैगमेंट सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स के पास जाएगा, तो अगर किसी डीएनए फ्रैगमेंट की सीक्वेंस वालिन, ग्वालिन, वालिन, साइटोसिन, अगर किसी की सीक्वेंस ये है तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बन जाएंगे और ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा, और इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। तो अब चिह्नित VNTR खोजी यानी कि डीएनए प्रोब जो रेडियोएक्टिव प्रोब्स होते हैं, रेडियोएक्टिव लेबल्ड होते हैं P32 से, वो जब उसमें डाल दिए जाते हैं, जिसकी सीक्वेंस हमें पहले से मालूम होती है, जब उसमें डाल दिए जाते हैं तो ये P32 से लेबल्ड जो होते हैं वो अब सिंगल स्ट्रैंडेड जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स वाले डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे, उनके साथ ये बेस पेयर बना लेगा और ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, संकरण हो जाएंगे। अब संकरित डीएनए यानी कि संकरण करे हुए डीएनए है, उन खंडों को हम ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा जांचते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी, इसे हम फोटोग्राफी या डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। इसमें एक्सरे से डीएनए को एक्सपोज करते हैं, तो एक्सरे जब एक्सपोज करते हैं तो डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनके बैंड्स दिखाई देते हैं, और ये बैंड्स जो होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक होते हैं और ये डीएनए सिग्नेचर कहलाते हैं। डीएनए हस्ताक्षर, तो ये हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। तो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले हम डीएनए को सेपरेट करते हैं। वो हेयर से हो सकता है या सीमन से हो सकता है, सलाइवा से हो सकता है, किसी भी जगह से सैंपल से, टिश्यू से ले सकते हैं। अगर डीएनए कम है तो हम उसको एम्पलीफाइड करते हैं, विस्तारित करते हैं PCR के यूज से। फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से डीएनए को हम छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटते हैं, क्योंकि डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देता है। जेल वैद्युत कण संचरण यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब अगर उस जेल के साथ हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हुए डीएनए को सेपरेट करते हैं, पृथक करते हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स कम दूर जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल ज़्यादा जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव के और पॉजिटिव वाले नेगेटिव पर जाते हैं। इस आधार पर ये काम करता है। अब द्विकुंडलित डीएनए को एक कुंडलित डीएनए में सेपरेट करते हैं, कोई एल्कलाइन सॉल्यूशन जैसे NaOH एक्सेट्रा का यूज करते हैं। पृथक हुए डीएनए खंडों को अब हम नायलॉन शीट पर या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित करते थे, हम साउथर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। चिह्नित VNTR खोजी द्वारा अब संक्रमण कराते हैं, यानी कि जो VNTRs प्रोब्स होते हैं जो P32 से लेबल्ड होते हैं, उनसे अब हम उसके पास डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से, और अब संकरित डीएनए खंडों को ऑटो रेडियोग्राफी यानी कि एक्सरे से एक्सपोज करते हैं, जिससे डीएनए के बैंड्स दिखाई देते हैं। डीएनए बैंड्स क्या है? हाइब्रिडाइज्ड डीएनए होता है, और ये हाइब्रिडाइज्ड डीएनए हर ऑर्गेनिज्म में निश्चित होता है, अलग होता है। अब इसकी जो यूज है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, वो सबसे पहले क्या है, मैटरनल और पैटर्नल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने में होता है। कि अगर कोई दो लेडी कह रही है कि ये जो बच्चा है वो मेरा है, इसके लिए क्या काम करते हैं कि दो मदर ए
और मदर बी, दोनों का डीएनए लेकर उसकी फिंगर प्रिंटिंग कराई जाती है और इसके बाद फिर जो बच्चा है उसके बैंड्स बनाए जाते हैं उसकी डीएनए को लेकर। और जिसके बैंड, बच्चे के बैंड जिस मदर से मिल जाते हैं, जिस मदर से डीएनए उसका मैच कर देता है, जैसे इसका मैच इससे कर रहा है, तो वो उसका बच्चा होता है। बायोलॉजिकल मदर वो उसकी होगी, तो ए इसमें बायोलॉजिकल मदर है, बी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। तो ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में यूज होता है। किसी क्राइम, नंबर 2 उसका, किसी क्राइम को जो क्राइम में मुजरिम है उसको, जो क्रिमिनल है उसको पहचानने में होता है, रेप में, मर्डर में, और किसी भी क्राइम में जो क्राइम सीन पर जो डीएनए मिलता है, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे ब्लड के रूप में, बाल के रूप में, किसी भी फॉर्म में, उसे निकालकर जिस पर शक होता है उसके डीएनए को कराते हैं और जो क्राइम सीन पर मिला हुआ डीएनए उससे मैच कर जाता है तो क्राइम उसी ने किया होता है। तीसरा जो इवोल्यूशन होता है उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है कि कौन ऑर्गेनिज्म किससे ज़्यादा इवॉल्व है और कौन किसके करीब है। तो ये डीएनए बैंड उसी के करीब होंगे जो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होगा, जो क्लोजली रिलेटेड नहीं है उनके बैंड्स बहुत कम मैच करते हैं। इसके अलावा चौथा, कोई इमाइग्रेंट जो बाहर से आया है कि वो होपफुल जो माइग्रेंट्स है जो अंदर आ रहा है उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके ये देखा जाता है कि वो जो हमारे पुराने जो पूर्वजों से जो ऑर्गेनिज्म हमारे देश में रह रहे हैं कि जो मनुष्य उनसे वो मैच करता है नहीं करता। अगर वो मैच करता है तो वो यहीं का गया हुआ होगा, अगर मैच नहीं करता तो वो यहाँ से गया हुआ नहीं होता। तो इस प्रकार से क्राइम्स में, इवोल्यूशन में और पैटर्नल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में बेसिकली ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।